प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे सबको। और अपने असेंबली क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ाने वाले हैं 12th के फिजिक्स के बारे में। सारा कुछ इंट्रोडक्शन होने वाला है और फिजिक्स को पढ़ते कैसे कैसे पूरा पढ़ना है, पूरा कैसे कवर करना होता है और एक एक कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर होना होता है, आज सारा कुछ इंट्रोडक्शन में होने वाला है। इसके अगले लेक्चर को कोई ध्यान से देखना है, इस वाले लेक्चर को। इसके अगले लेक्चर जो देखेगा अगर उसको पूरा एकदम करेक्टली ना समझ में आया तब कहना। चलो स्टार्ट करते हैं आज इतने पे ही। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होती है फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में बात करते हैं अभी, तब बात करते हैं। ये साइंस की एक ब्रांच है और उसके बारे में, और इसकी हिंदी होती है कि भौतिक विज्ञान, या तो इसको कभी मिल जाए कि भौतिकी, वही ख्यालात वही हालात। ठीक है, मतलब भौतिकी भी मिल जाए तो आप समझ जाना कि उसी की बात कर रहे हैं सर। और इसको देखा जाए तो ये एक ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बनी है। एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको बोलते हैं फ्यूसिस। क्या है? फ्यूसिस से मिलकर बना है ये। और इस फ्यूसिस को अंग्रेजी में लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, और काश ग्रीक भाषा में लिखना हो तब इसको कुछ ऐसे लिखते हैं। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ध्यान से देखना। ठीक है, और इसकी हिंदी होती है प्राकृतिक। क्या होती है? प्राकृतिक। प्राकृतिक की अंग्रेजी होती है नेचर। क्या होता है? नेचर। नेचर का मतलब प्राकृतिक, अर्थात भगवान के द्वारा बनाई गई सारी चीजें क्या है? प्राकृतिक है। इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर इतना। अब बात करते हैं, अगर यहीं से सारा कुछ देखते हुए डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ द नेचर, द स्टडी ऑफ द नेचर is called physics। अगर इसकी अच्छी एक स्टार्टिंग डेफिनेशन यही थी। और अगर इसकी हिंदी में बात करें तो प्राकृतिक का अध्ययन ही क्या है? प्राकृतिक का अध्ययन ही भौतिकी है। क्या है? भौतिकी है। समझ में बात? इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो फिर आगे देखो। और अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन निकालना चाहें तो कह सकते हैं प्राकृतिक व प्राकृतिक परिघटनाओं का यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से किए गए प्रायोगिक अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। ठीक है, इतना कुछ क्लियर अगर हुआ तो फिर आगे चलते हैं। प्राकृतिक परिघटनाओं या यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से किए गए प्रायोगिक अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। अगर हैंड राइटिंग अच्छी है, बस अगर ना लिख पाओ तो वो आपकी कमी है। ठीक है, चलो इधर आओ। अगर इतना कुछ समझ चुके हो, ये पहले स्टार्टिंग की डेफिनेशन थी, ये कोई अभी तक थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं रही। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बताया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक ऊर्जा प्लस एक द्रव्य। द्रव्य का कुछ मान होता होगा, अर्थात इसको बोला गया था द्रव्यमान। ठीक है, और इस ऊर्जा की अंग्रेजी होती है एनर्जी, और इसकी अंग्रेजी होती है मास। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो, चाहे आकाश हो, पाताल हो, धरती हो, खाई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो दो चीजों से मिलकर बना है, एनर्जी और मास से। अगर उन्होंने अगर ये कुछ बताया, तब उन्होंने फिर आगे क्या बताया? उन्होंने कहा कि इन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है। तब उन्होंने डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश की और उन्होंने अपने जितने प्रयोग थे उसके माध्यम से उन्होंने देखा
कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन्होंने एक समीकरण दिया, उनका समीकरण लिख लो थोड़ा, ई बराबर एम सी स्क्वायर, उन्होंने ये समीकरण के माध्यम से बता दिए। लेकिन ध्यान दो, उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु अगर देखें ई फॉर एनर्जी और एम फॉर मास, अगर इसकी बात करें कि ऊर्जा क्या है तो कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, पढ़े हो ना इससे पहले, कार्य करने की क्षमता है, ठीक। और इस द्रव्य की बात करें, द्रव्य की बात करें तो कह सकते हैं जो क्या है, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, जिसका कुछ न कुछ भार हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो, द्रव्यमान हो और उसे और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकें, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्रव्य। और इसकी कुछ वैल्यू होते होंगे तो इसको बाद में द्रव्यमान कहा गया। और इन्होंने अपने पूरे प्रयोग में क्या बताया, इन्होंने अपने पूरे प्रयोग में बताया कि जो E होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M के होता है। उन्होंने बताया कि अगर हम E को ज्यादा करते हैं तो उसका द्रव्यमान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, अगर इस E की वैल्यू अगर कम करते हैं तब इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान देना, एक चीज के लिए अभी अच्छे से डिसाइड नहीं हो पाया, सूर्य के लिए। सूर्य से मान लो एक लड़का है सर, एक लड़का है, थोड़ा हेयर स्टाइल भी अच्छे से बना देते, वाह सर क्या फिगर, वाह सर क्या अच्छी आर्ट है सर, तेरे नाम बना, ठीक है। हाँ, अगर इसको देखें और यहाँ सूर्य भगवान हो और इससे हमेशा प्रकाश आता गया, लेकिन अभी तक बताया गया कि सूर्य प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो हमें उससे ऊर्जा आज बहुत सदियों से मिल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कभी फील नहीं करवाया गया, अभी ज्ञात नहीं हुआ कि सूर्य का द्रव्यमान घटा है, इस वजह से अभी इस पे बात चल रही है, ठीक है। तब उन्होंने बताया कि जो ऊर्जा है वो सीधे द्रव्यमान पर निर्भर है। अगर कहा जाए कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तब उन्होंने इनको बताए। और ध्यान देना, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M के, और कभी देखना इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह है और इसको समान अनुपात में बोलते हैं, ठीक है। अगर ये कभी हटेगा, अगर इसको हटाते हैं या हटेगा तब बराबर का चिन्ह आएगा और कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तब देखा गया तो जब उन्होंने E को बराबर रखे और M तो पहले से था, फिर बाद में C स्क्वायर आया, जो कि C क्या है, C एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और C जो होते हैं वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। समझ में बात? अगर इतना कुछ हो गया तो फिर नोट करो और आगे बढ़ते, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते। स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट हो गया तो इरेज करते और आगे निकलते, ठीक है। अगर इतना कुछ समझ आ गई हो तो तब उन्होंने इस बेस पे देखो डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो उन्होंने बताए, क्या बताए सर, आप हमें बताइए सर। बिल्कुल बताएंगे, रुकिए, इंतजार तो करियो, इंतजार करियो, सब कुछ आज सारा कुछ पर्दाफाश होने वाला है, बस इंतजार करते रहो, बस वादा है, बहुत कंप्लीटली बता रहे हैं, एकदम रियलिटी। चलो, तब उन्होंने सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, तब बाद में E बराबर का MC स्क्वायर उन्होंने लाए, और देखा क्या गया,
उन्होंने इतना जब बताया, फिर बताया गया कि जब इन दोनों को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, मतलब चेंज किया जा सकता है, ठीक है, तब उन्होंने फिजिक्स की एक नई डेफिनेशन दी। फिजिक्स की नई डेफिनेशन क्या दी कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत ऊर्जा व द्रव्यमान के बीच संबंधों तथा उनके बीच होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने इतने बताए, और अभी तक की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही मानी जा रही है। सबसे अच्छी डेफिनेशन अभी तक की यही मानी जा रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया तो फिर आगे चलते और देखते हैं क्या क्या पढ़ना होता है अपन को। ठीक है, चलो अब देखो होता क्या है कि जो अपनी फिजिक्स है मतलब भौतिकी जो है, भौतिकी की कोई ब्रांच है नहीं, लेकिन इसको पढ़ने के हिसाब से इसको दो टाइप में बांट करके, दो भागों में बांट करके पढ़ा जा रहा है अभी तक। एक पहला क्या है, दो भागों में पढ़ा जा रहा है, और इन दो भागों में से देखना क्या क्या होता है। सबसे पहले है सूक्ष्म भौतिकी। क्या है? सूक्ष्म भौतिकी। सूक्ष्म भौतिकी क्या है? इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है स्थूल भौतिकी। स्थूल भौतिकी, अगर इस स्थूल भौतिकी के बारे में बात करें तो यह होता है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और इसको जब पढ़ते हैं तो हम क्लास बीएससी और एमएससी वगैरह में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्लास 11th और क्लास 12th में। कुछ हिस्से 12th में इससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, और देखो ये अगर जितना डिटेल दे रहे हैं वो 9th 10th 11th और 12th सबके लिए है। ठीक है, चलो अगर इतना देखें तो हमको इस पे आते हैं और इसको पढ़ना होता है। अगर यहां से देखें स्थूल भौतिकी, अगर इस स्थूल भौतिकी के बारे में बात करें, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें टोटल 5 टॉपिक अभी तक पढ़े जा रहे हैं। पहला टॉपिक है थोड़ा इसको हाँ, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक और पांचवा टॉपिक। सबसे पहले इसमें आता है यांत्रिकी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म इसको, फिर दूसरे में है दोलन व तरंगे। इसको बोलते हैं ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। फिर इसके बाद है ऊष्मा गतिकी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, और उसके बाद है वैद्युतिकी को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, और एक है प्रकाश की।
प्रकाशिकी की अंग्रेजी होती है ऑप्टिक्स। ठीक है, इतना सारा कुछ क्लियर हुआ। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन तीन टॉपिक को क्लास 11th में पढ़ेंगे और इन दोनों टॉपिक को क्लास 12th में। ठीक है, इतना कुछ क्लियर। अगर इतना कुछ क्लियर हुआ तो ये जो है इसके लिए पार्ट 1 बुक है, और इसके लिए पार्ट 2 बुक है। अगर इसमें देखें तो इसमें वैद्युत का मतलब होता है आवेश, इसमें आवेश का अध्ययन किया जाएगा और इसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाएगा। ये दोनों कोई लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, वरना सोचो सर आपने तो याद दिला दी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलो अगर इतना कुछ हो गया हो तो नोट करो और फिर आगे चलते। स्क्रीन शॉट फॉर दैट, नाउ पे प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने सफर की ओर। ठीक है, इतना नोट हो गया हो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चल। अब देखते हैं 12th की ओर चलते हैं और 12th का पहले चैप्टर की ओर चलने की कोशिश करते हैं, सारा कुछ डिटेल से। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि पार्ट बुक 12th की जो पार्ट बुक फर्स्ट है, क्या है 12th की जो फिजिक्स है वो उसमें पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1। अगर पार्ट 1 की बात करें तो उसमें पढ़ना होता है वैद्युतिकी के बारे में। इससे पहले बताया, ध्यान देना, वैद्युतिकी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक्स। ये क्या है? अगर कभी भी जीवन में या तो वैद्युत मिल जाए या तो फिर विद्युत मिल जाए तो इसका मतलब सीधा समझ जाना कि आवेश की बात हो रही। समझ में बात? आवेश के बारे में। इसमें क्या होता है कि आवेश के बारे में पढ़ा जाता है। अगर यहां से देखें तो इसकी डिफिनेशन निकालते हैं तो क्या होगा कि भौतिकी की ऐसी शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भौतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसको भौतिकी कहते हैं। और भौतिकी का जो है, जो आवेश है उसको दो तरीके से पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? विद्युतिकी में आवेश को दो तरीके, वैद्युतिकी जो है उसमें क्या है, आवेशों का अध्ययन दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक बार क्या होगा कि आवेश को ऐसे रख देंगे और उसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। दोबारा क्या होगा कि इस आवेश को दौड़ाएंगे और उसमें सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तब होता क्या है, फिर इस वैद्युतिकी को दो तरीके से बांट दिया गया कि आवेशों का अध्ययन दो। एक बार होगा स्थिर आवेश, स्थिर वैद्युतिकी। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। और दूसरा है वैद्युत चालन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इतना समझ में आया। स्थिर का मतलब होता है कि रुका हुआ। वैद्युतिकी का मतलब आवेश। अर्थात कहा जाए कि वैद्युतिकी की वह शाखा वह शाखा जिसमें स्थिर या रुके हुए
रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, वैद्युत का मतलब होता है आवेश, पहले भी बता चुके हैं। चालन का मतलब होता है गतिमान। अर्थात यहां से कहा जाए कि वैद्युतिकी की वह शाखा, वैद्युतिकी की वह शाखा, वह शाखा जिसमें गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाए, गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाए, किया जाए। समझ में बात? अगर इतना हुआ। और 12th में जैसे आते हैं तो इसमें 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। इसमें क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और दूसरा है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव व धारिता। ठीक है। इतना 2 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। और तीसरा जो चैप्टर है वैद्युत धारा, या विद्युत धारा आ जाए फिर भी वैद्युत धारा, वैद्युत धारा या वैद्युत चालन। ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे। और इसमें चुंबक के बारे में भी पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में भी पढ़ेंगे। इतना कुछ इस टाइप से पढ़ना है। अब आते हैं हम पहले चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलो स्क्रीनशॉट लो, इतना इतना लिखो, फिर आगे चलते। चले आगे, चलो जरा सा चलिए शुरू, ऐसे कैसे हो जाएंगे। चलो ठीक है, चलो चलो फिजिक्स पढ़ लो। और बता दे, लोगों को लगता होगा कि क्या सर आप भी ऐसे को पढ़ाते हैं, सर आपकी उम्र इतनी है आप ऐसे कैसे पढ़ा लेते हैं। तो उनको कहना चाहेंगे कि हमारे जुबानों का यूं अंदाजा मत लगाओ, हम फूंक दे तो तूफान आ जाए। ठीक है, चलो आओ फटाफट। अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें, 1 क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगर इसकी अंग्रेजी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ये होता है। और इसमें सबसे पहले बताया गया कि आवेश का अध्ययन करेंगे तो वैद्युत आवेश का मतलब पहले वैद्युत के आवेश के बारे में जानते हैं। तो हेडिंग डालना आवेश, आवेश का मतलब होता है चार्ज। ऐसा करते आज के लिए ये हेडिंग डाल के रखो, इसके आगे का तुम लोग थोड़ा बुक रीडिंग कर लेना, उसके बाद आना, बेअंदाज तरीके से पढ़ाएंगे। मुंह जवानी ना बताता कि सवाल क्या है, करके दिखाता कि सवाल क्या है। जब तुम हमसे कभी पूछने आते तो एक एक क्वेश्चन करके दिखाते कि सवाल क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही प्यारे स्टूडेंट, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलते हैं।